दोस्तों, इटली के एक वैज्ञानिक थे लियोनार्दो ब्रूनो। दोस्तों, इटली के वैज्ञानिक लियोनार्दो ब्रूनो ने कॉर्पिनस के सिद्धांत में सुधार किया। वह विज्ञान का उत्कर्ष पक्षधर था। अब बात करते हैं दोस्तों उनके शुरुआती दिनों की। तो ब्रूनो पेशे से एक सैनिक के बेटे थे। किशोरावस्था में उनके माता पिता ने उन्हें एक मठ में भेज दिया था। वहाँ उन्होंने मठ के अधिकारियों से छिपकर कॉर्पिनस की किताब पढ़ी और इस बात को समझ लिया कि विश्व के बारे में धर्म की धारणा गलत है। चुगलखोरों के जरिए मठ के अधिकारियों को उसके विचारों का पता चला। अतः सजा से बचने के लिए ब्रूनो ने मठ से भाग खड़े हुए। दोस्तों, ब्रूनो की जिंदगी का शेष भाग मुसीबतों से ही परिपूर्ण रहा और भटकता रहा। चर्च ने उसे कहीं भी चैन से जीने नहीं दिया। ब्रूनो ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, वह असीम है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और ना ही सूर्य। ब्रह्मांड अनगिनत तारों का समूह है और जिसमें से प्रत्येक हमारे सूर्य के समान है और उनसे बहुत दूर है। उनके इस बात पर भी जोर दिया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ध्रुवों पर चपटी है। उसने धारणा को बदला कि नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं। दोस्तों, ब्रूनो के अंतिम वर्ष की बात की जाए 1591 में वेनिस के कुलीन व्यक्ति के निमंत्रण पर वह इटली लौटे। पर यह उनके लिए बहुत घातक कदम था। उस समय ऐसा कदम जोखिम भरा नहीं लगता था। वेनिस इटली के राज्यों में से सबसे उदार था। 1590 में अडियल पोप सिक्सटस की मृत्यु के बाद यूरोप में तनाव कम हो गया था। बॉर्बन प्रोटेस्टेंट हेनरी अब फ्रांस के सिंहासन पर बैठे थे। वह एक धार्मिक शांति की आसान लग रही थी। इसके अलावा ब्रूनो अभी भी एक अकादमिक मंच की तलाश में था जहां से वह अपने सिद्धांतों को स्पष्ट कर सके और उसे पता चला कि पडुआ विश्वविद्यालय में गणित की कुर्सी खाली है। वह तुरंत पडुआ चला गया। 1591 की गर्मियों में जर्मनी छात्रों के लिए व्याख्यान का एक निजी पाठ्यक्रम शुरू किया और पहले कस जियोमेट्रिक और आर्ट्स रिफॉर्मेशन की रचना की। जब उसे लगा कि कुर्सी नहीं मिलेगी तो वह वेनिस लौट आए, क्योंकि वह कुर्सी गैलीलियो को दे दी गई थी। ब्रूनो की स्वतंत्रता तब समाप्त हो गई जब मैकेनिको की स्मृति कला पर ब्रूनो ने उसकी एक निजी पाठों में से निराश और एक नया काम प्रकाशित करने के लिए फैक्ट वापस जाने के इरादे से नाराज वेनिस के सामने उनकी निंदा की। मई 1592 में उनके विधर्मी सिद्धांतों की जांच की गई। ब्रूनो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने छोटी मोटी धार्मिक त्रुटियों को स्वीकार करके अपना बचाव किया, हालांकि अपने मूल सिद्धांतों के धार्मिक चित्र के बजाय दार्शनिक चित्र पर जोर दिया। मुकदमे को वेनिस चरण ब्रूनो के पक्ष में आए और आगे बढ़ रहा था। हालांकि रोमन की जांच के बाद उनके प्रत्यार्पण की मांग की और 27 जनवरी 1593 को ब्रूनो को संत लिफियानो के सामने महल की जेल में प्रवेश करा दिया गया। मुकदमे की 7 साल रोमन अवधि के दौरान ब्रूनो को पहले अपनी रक्षात्मक रेखा विकसित की, धार्मिक मामलों में किसी भी विशेष रुचि से इनकार किया और अपने अनुमान के दार्शनिक चित्र की पुष्टि की। यह अंतर जिज्ञासुओं के लिए संतुष्ट नहीं करता था, जिन्होंने उनके सिद्धांतों को बिना शर्त के वापस लेने की मांग की। जिज्ञासुओं ने अपने लिए तर्कों को खारिज कर दिया और उन्हें औपचारिक रूप से वापस लेने का दबाव डाला गया। ब्रूनो ने आखिरकार यह घोषणा की उनके पास वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि उनसे क्या वापस लेने की उम्मीद की जा रही है। उस समय पोप क्लेमेंट 8 के आदेश दिया कि उन्हें एक अपश्चातापी और जिद्दी के रूप में सजा सुनाई। 8 फरवरी 1600 को उन्हें औपचारिक रूप से मौत की सजा सुनाई गई। तो उन्होंने अपने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि शायद मुझ पर यह फैसला सुनाने में आपको डर लग रहा है। फैसला सुनाने में आपका डर इसे प्राप्त करने में मेरे डर से अधिक है। ब्रूनो को रोम के चौराहे पर सरेआम भारी भीड़ के सामने जिंदा जला दिया गया। इतना ही नहीं, ब्रूनो को जिंदा जलाते समय रोम के चर्च के विशालकाय घंटों को बजाया जाने लगा, क्योंकि ब्रूनो की चीख घंटों के गूंजने से दब जाए, लोगों के कानों तक न पहुंचे। इसके पीछे कारण यह भी था कि रोम के चर्च यह चाहता था कि ब्रूनो की मौत अन्य लोगों के लिए उदाहरण बने कि कोई जो भी चर्च और बाइबल के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा उसकी ऐसी ही सजा मिलेगी। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करें।